हाँ हाँ वो तो कर रहे हैं ना, बट जो मैं समझा रहा हूँ वो अभी लिखना कुछ नहीं है। अगर आपके आसपास कोई फ्रेंड है जिन्होंने नहीं लिखा तो देख लो कितना पोर्शन है, बात को समझ लेते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, in a chamber of gas molecules are in continuous random motion। अगर गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस रैंडम मोशन करते हैं तो किसी एक मॉलिक्यूल के पाथ को आप इमेजिन कर सकते हैं वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा होगा, कोलिजन कर रहा होगा। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में उसका पाथ स्ट्रेट पाथ होता है जिसको आप फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। अब हमने कहा किसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, कल वाली बात रिपीट कर रहा हूं ना थोड़ी सी, इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी लेट अ मॉलिक्यूल अंडरगो एन कोलिजन्स, वो स्मॉल एन को मैंने कैपिटल एन से रिप्लेस करवा दिया था, है ना। लेट अ गैस मॉलिक्यूल अंडरगो एन कोलिजन्स, एन कोलिजन्स होंगी उतने ही फ्री पाथ होंगे, समझ रहे हैं आप। अगर आप इस कोलिजन को काउंट कर रहे हैं तो लास्ट वाली को नहीं करें, और अगर आप इसको काउंट नहीं कर रहे हैं तो लास्ट वाली को कर लें, समझ रहे हैं। जितनी कोलिजन उतने फ्री पाथ, ठीक है। तो एन फ्री पाथ होंगे, फिर हम कहते हैं लेट लैम्डा 1 फर्स्ट फ्री पाथ, लैम्डा 2 सेकंड फ्री पाथ, एंड सो ऑन लैम्डा एन बी दी nth फ्री पाथ, nth कोलिजन के टाइम, ओके, डिवाइडेड बाय एन। तो ये हो जाता है हमारा मीन फ्री पाथ। सीधी सी बात है, मीन करना सब जानते हैं, दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। अब हमने मीन फ्री पाथ को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके क्या बताया था, लेट, याद आ रहा है कुछ, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यहाँ पर ये जो ट्रैक कवर कर रहा है गैस मॉलिक्यूल, ये जो ट्रैक कवर कर रहा है, इन ट्रैक पर गैस मॉलिक्यूल की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हो सकती है ना। तो एवरेज स्पीड हमने कह लिया, लेट वी बार बी दी एवरेज स्पीड। ध्यान दें स्पीड कह रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी होती है ना। मीटर पर सेकंड जो स्पीड होती है वो एवरेज स्पीड हमने कह दिया वी बार, और टाइम इंटरवल कितना लग रहा है, एन कोलिजन्स एन फ्री पाथ में डेल्टा टी। तो ऑब्वियसली स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम क्या होगा, डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड इनटू टाइम, समझ रहे हैं ना। लेट ये स्टार्टिंग पॉइंट है और लेट ये एंड पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस क्या होगा, एवरेज स्पीड इनटू टाइम इंटरवल। और यही एवरेज स्पीड क्या है, टोटल फ्री पाथ। ये जो ब्रैकेट में मैं फिट कर रहा हूं ये है टोटल लेंथ ऑफ फ्री पाथ्स, एन फ्री पाथ्स का टोटल लेंथ, और ये टोटल लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, किया था आपने इक्वेशन कुछ, आई थिंक पुट भी किया होगा मे बी, यस और नो। तो इस स्मॉल ब्रैकेट के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं, और उसको आपने इक्वेशन नंबर कौन सा दिया है, सेकंड, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इतना मैंने कल बताया था, थोड़ा बहुत डेफिनेशन लिखी हुई है मीन फ्री पाथ की, अर्थमेटिक मीन ही तो होता है। अब आज का काम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, और है इसलिए लगेगा भी, तो मैं थोड़ा सा बात को रिपीट करते हुए बता दूं। अब जो हम एक्सपेरिमेंट, अब जो हम फॉर्मूला फॉर्मुलेट करने के लिए जो भी स्टेप्स आगे दिखाएंगे उसमें एक बात लेट करके एज्यूम करके चलेंगे हम, क्या कि किसी चैम्बर में गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है, बाकी सब रुके हुए हैं। फॉर सिंप्लिसिटी, टू सिंप्लीफाई दी स्टेप्स, ये हमारा मेथड नहीं है, ये पूरा ट्रेडिशनल मेथड है। मीन फ्री पाथ का फाइनल एक्सप्रेशन डेराइव करने के लिए और डेरिवेशन को सिंपल रखने के लिए क्या इमेजिन कर लेते हैं, स्टार्टिंग में इमेजिन कर लेते हैं क्या कि किसी चैम्बर में गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है, बाकी सब रुके हुए हैं। ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन मोशन, द रेस्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी। अगर एक मॉलिक्यूल मोशन कर रहा है तो उसका पाथ हम दिखाएंगे, ओके। कल मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल शेप के होते हैं, और एक मॉलिक्यूल को मैं अगर यहाँ दिखा रहा हूं तो ये क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, ओके।
कल आपने एक बात पर एग्री भी कर दिया था, जब गैस के दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलिजन करते हैं उस मोमेंट पर सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना होता है? डी, है ना। जैसे गैस का एक मॉलिक्यूल है और गैस का एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना हो जाएगा? रेडियस प्लस रेडियस डायमीटर। सही बात है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे के अंदर ही फिट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। एटम के मॉलिक्यूल्स को कैसा कंसीडर किया जाता है? सॉलिड स्फीयर्स। इनके बीच में कोलिजन्स कैसी होती है? इलास्टिक कोलिजन्स, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन उस मोमेंट पर कितना होगा? डायमीटर के इक्वल, मॉलिक्यूल के डायमीटर के इक्वल। ओके, तो यहाँ पर मैं एक ऐसा वर्चुअल सिलेंडर बना रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? वर्चुअल सिलेंडर, एक्चुअल सिलेंडर नहीं। जैसे हमें यहाँ स्पेस दिखाई देता है ना, खाली जगह, यहाँ पर इमेजिन कर लें कोई वर्चुअल सिलेंडर है ऑफ रेडियस डी, वर्चुअल सिलेंडर ऑफ रेडियस डी, जबकि मॉलिक्यूल जो इसके एक्सिस के अलोंग जा रहा है उस मॉलिक्यूल का तो डायमीटर डी है, मॉलिक्यूल का डायमीटर डी है और सिलेंडर की रेडियस ही डी है, मतलब डबल है ना। मॉलिक्यूल की रेडियस कितनी होगी? क्लियर हो जानी चाहिए, d/2 होगी, ठीक है। और सिलेंडर की रेडियस कितनी है? d है। तो सिलेंडर की रेडियस डबल है मॉलिक्यूल की रेडियस से। हमने देखा था अगर ये सिलेंडर की एक्सिस है, कौन सा सिलेंडर? सिलेंडर कैसा है? वर्चुअल सिलेंडर है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में कौन है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इस रास्ते से जा रहा है, किस रास्ते से? एक्सिस के अलोंग जा रहा है। तो हमने देखा था उन सभी मॉलिक्यूल से ये मूविंग मॉलिक्यूल कोलिजन करेगा, उन सभी मॉलिक्यूल से ये मूविंग मॉलिक्यूल कोलिजन करेगा जिनके सेंटर इस सिलेंडर के अंदर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को मैं दिखा देता हूँ, ये जो डॉट अप्लाई किया है दिस इज सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल और दिखा देते हैं, डॉट जो अप्लाई किया वो है सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। यहाँ पर एक और दिखा देते हैं, डॉट सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल है। तो हमें लगता है इससे तो कोलिजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है मूविंग मॉलिक्यूल वो किस अलोंग चल रहा है? एक्सिस के अलोंग चल रहा है। तो यहाँ पर नहीं होगी कोलिजन, इससे हो सकती है, इससे भी हो सकती है। सही बात है। तो ये तो हमने कुछ पोजीशंस दिखाई है, एक्चुअल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और भी। ओके, तो बात को थोड़ा सा और क्लियर करते हुए बढ़ना है। हम कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है घर से? सर इनसे सर 2D कोलिजन होगा ना? 2D 3D पूछ रहे हैं, अच्छा। तो ये सब कुछ 3D में होता है। अगर कोई चैम्बर है तो चैम्बर कैसा होगा? क्यूबॉइड, तो पूरा वॉल्यूम ही तो होता है। सब कुछ 3D में होता है, सब कुछ 3D में होता है। अगर पर्टिकुलर दो मॉलिक्यूल्स की बात करें, पर्टिकुलर दो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कोलिजन 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है ना। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो पूरा सब कुछ 3D में चलता है। सिलेंडर कैसा स्ट्रक्चर होता है? 3D ही तो होता है, 3D ही स्ट्रक्चर होता है, पूरा वॉल्यूम होता है ना। अगर मैं सिलेंडर की लेंथ के लिए आपको कह दूं स्पीड इनटू टाइम, जो ये मूविंग मॉलिक्यूल है इस पर फोकस करना है आपको और इसकी एवरेज स्पीड पर। दिस इज मूविंग मॉलिक्यूल मूविंग विद एवरेज स्पीड v बार। तो ये मूविंग मॉलिक्यूल डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? हम सब जानते हैं इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। एक वर्चुअल सिलेंडर क्यों बनाया? हम जानना चाहते हैं कि वो जो मूविंग मॉलिक्यूल है ये डेल्टा टी टाइम में दूसरे कितने मॉलिक्यूल से कोलिजन कर लेगा। उसको जानने के लिए हमें एक वर्चुअल सिलेंडर की जरूरत पड़ी, वो बना दिया, ठीक है। इस सिलेंडर का डायमीटर 2D होगा, इस सिलेंडर की रेडियस d होगी। ऐसा क्यों लिया? उसका भी सीधा सा रीजन है, अगर कोलिजन होगी तो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन कितना होना चाहिए? d होना तो चाहिए ना। इसलिए सिलेंडर की रेडियस कितनी लेनी पड़ी? d इमेजिन करनी पड़ी। दो बातें बता दी। एक और बात क्लियर कर दूं मैं आपको, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि जब कोलिजन होगी तो मूविंग मॉलिक्यूल का डायरेक्शन भी तो चेंज होगा। तो प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली एक मूविंग मॉलिक्यूल जा रहा है, कोलिजन के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, कोलिजन के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज।
कुछ भी हो सकता है ना। इस तरह से लेट ये कुछ पोजीशंस मैंने दिखाई है, तो आप यहाँ पर इमेजिन कर लें सिलेंड्रिकल पाथ। देन इस पोजीशन के बाद यहाँ पर इमेजिन कर लें एक और सिलेंडर, समझ रहे हैं। तो पहला सिलेंडर यहाँ था ऑफ लेंथ λ1, दूसरा सिलेंडर यहाँ था ऑफ लेंथ λ2, और इस पोजीशन के बाद तीसरा सिलेंडर यहाँ आ जाएगा ऑफ लेंथ λ3, वो जो बताए थे ना आपको λ1 λ2 एंड सो ऑन λn। तो हर फ्री पाथ का अपना एक सिलेंडर हो जाएगा, और इन सभी सिलेंडर को हमने सीधा करके यहाँ दिखा दिया, समझ रहे हैं, बिल्कुल सीधा करके दिखा दिया। इस सिलेंडर को इससे ज्वाइन कर दिया, फिर इससे ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट ज्वाइन कर दिए सभी सिलेंडर को। तो λ1 λ2 λ3 एंड सो ऑन λn, इन सभी की लेंथ कितनी हो जाएगी। इक्वेशन लिखा हुआ है आपने, इक्वेशन 1 देख लो, है ना, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 एंड सो ऑन λn इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इंटरवल, समझ रहे हैं। तो ये आपको ये जो स्पेशल बात बता रहा हूँ ये आपको बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो लेंथ है सिलेंडर की, ये आप इमेजिन कर सकते हैं ये कैसे आई होगी। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल सीधा ही चलता रहेगा, कोलिजन होने के बाद डायरेक्शन तो चेंज होनी है, बट जिन दूसरे मॉलिक्यूल से ये कोलिजन करेगा वो जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हमें बिल्कुल बराबर मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, इन सभी वॉल्यूम्स को आप ऐड करेंगे तो आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम ही मिलेगा जिसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। ओके, इन सभी सिलेंडर्स के डायमीटर 2d है, इन सभी सिलेंडर्स की रेडियस d है, लेंथ क्या है फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, इस तरह से। तो यहाँ पर ये एक सिलेंडर है। अब हम आपको स्मॉल एन के बारे में देखिए, इसको हम कहते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। नंबर डेंसिटी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको नंबर डेंसिटी मालूम है और आपको गैस का कुछ वॉल्यूम बता दें, एन बता दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम बता दें, तो इन दोनों के प्रोडक्ट से आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी स्मॉल एन। तो मुझे कोई बताइए नंबर डेंसिटी की यूनिट क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, वन अपॉन मीटर क्यूब। अगर मैं आपसे कह दूं ये V वॉल्यूम है, कैपिटल V वॉल्यूम है, और इसके अंदर N मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ नंबर डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, इस रेशो को हम क्या कहते हैं, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट कौन है, वॉल्यूम, डिवाइड में ही तो है। तो n इक्वल टू क्या होगा, सही है क्या, कैपिटल N इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम कह दें जिस चैम्बर में ये सब हो रहा है, गैस के चैम्बर में, उस चैम्बर में मॉलिक्यूल्स की नंबर डेंसिटी क्या है, n है, ठीक है। तो मुझे बताइए डेल्टा टी टाइम में ये मूविंग मॉलिक्यूल कितनी कोलिजन करेगा, n कोलिजन्स करेगा, और n कोलिजन्स करेगा। तो ये कैसे पता लगा n कोलिजन्स करेगा, क्योंकि इस सिलेंडर में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी से करेगा ना। और कल आपको एक और बात बताई थी, जिस मॉलिक्यूल का सेंटर सिलेंडर के अंदर है उसी को क्या कहते हैं, वो सिलेंडर के अंदर। जिस मॉलिक्यूल का सेंटर सिलेंडर के बाहर है उसको सिलेंडर के बाहर कंसिडर किया जाता है। मॉलिक्यूल का सेंटर उसका सेंटर ऑफ मास होता है, तो जिस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास सिलेंडर के अंदर है इसका मतलब वही सिलेंडर के अंदर है, बाकी सिलेंडर के बाहर है। तो इसका मतलब इस सिलेंडर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ डायग्राम में रेडियस कितनी है सिलेंडर की? डी। एच, इस सिलेंडर की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है? सही है, वी बार डेल्टा टी। कुछ कह रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इनटू नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी की यूनिट बताइए, 1 अपॉन मीटर क्यूब। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। एसआई सिस्टम में तो इस पूरे की यूनिट क्या होगी? यूनिट लेस। तो एक नंबर यूनिट लेस ही तो होता है, तो ये मॉलिक्यूल्स का टोटल नंबर मिलेगा कब? जब आप इमेजिन कर लेंगे स्मॉल एन क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या क्या करेंगे वो थोड़ा आइडिया दे दिया। आपको डायग्राम बनाना होगा, अभी तक मेरे ख्याल से बनाया तो नहीं है। एक इक्वेशन 2 के बाद राइट साइड में नीचे डायग्राम बनाइए। बाकी सब कुछ इरेज कर देता हूं, पहले आप ये डायग्राम बना लें। जल्दी कर लो भाई, पीछे रह जाओगे, मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा, फिर आप जल्दीबाजी करो, जल्दी करो। तो आज घर पर तो दो कौन कौन है? 1 2, ठीक है। मूविंग मॉलिक्यूल, कोई कुछ कह रहे हैं? पार्टिकल का, हाँ स्मॉल डी। मॉलिक्यूल, पार्टिकल नहीं बोलकर उसको आप गैस मॉलिक्यूल कहेंगे। इसका डायमीटर है स्मॉल डी। एरो नहीं दिख रहा है आपको शायद। तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका डायमीटर है स्मॉल टी। हाँ भाई, हो जाए तो बताएं। सभी ने इतना कर लिया ना? इक्वेशन 2 के नीचे डायग्राम था और ये मूविंग मॉलिक्यूल है, लेट ऐसा हम सोच रहे हैं। लिखिए, देखिए, let n be the small n है ना, let n be the number density of gas molecules, let n be the number density of gas molecules and we consider only one molecule, and we consider only one molecule is moving with average speed, v bar, and we consider, क्या लिखा? we consider only one molecule is moving with average speed v bar.
and rest of all molecules and rest of all molecules are stationary and rest of all molecules are stationary. फुल स्टॉप. देखिए दो तीन बातें यहां पर है, एक्चुअल में थ्री. विच थ्री? स्मॉल एन नंबर डेंसिटी, सेकेंड v बार एवरेज स्पीड, थर्ड रेस्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स आर स्टेशनरी. और ये सब हमने एक तरह से इमेजिन किया, लेट किया हुआ है सब कुछ. और जब लास्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा तो उस लास्ट एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, बिकॉज हमने क्या लेकर चले हैं, एक मोशन कर रहा है, बाकी सब स्टेशनरी है. और ये हमारा मेथड नहीं है, इस फ्री पाथ के फॉर्मूला को डेराइव करने का यही एक मेथड है. ठीक है, तो पहले सिंप्लिसिटी के लिए हम एक मोशन कर रहे हैं, बाकी सब रुके हुए हैं, बस टक्कर होगी. तो कितनी कोलिजन होगी? वो नंबर ऑफ कोलिजन उतनी ही होगी. ध्यान दें, इस सिलेंडर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? डेल्टा टी. और हम यहाँ पता लगाना चाह रहे हैं डेल्टा टी टाइम में कितनी कोलिजन होगी. जगह हुए है ना सब? जगह हुए है ना? क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि अटेंटिव है या ख्यालों में है. हाँ, तो डेल्टा टी टाइम में कितनी कोलिजन होगी? डायग्राम को देखकर पता लगता है डेल्टा टी टाइम में एग्जैक्टली उतनी ही नंबर ऑफ कोलिजन होगी जितने मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर के अंदर है. डेल्टा टी टाइम में उतनी ही कोलिजन होगी जितने मॉलिक्यूल्स गैस के इस सिलेंडर के अंदर है. सही बात है ना? क्योंकि आप देख रहे हैं कौन सा मॉलिक्यूल सिलेंडर के अंदर होगा? जिसका सेंटर सिलेंडर के अंदर होगा. और जिस मॉलिक्यूल का सेंटर सिलेंडर के अंदर हुआ, ये एक्सिस के अलोंग जाने वाला मॉलिक्यूल उन सभी से कोलिजन करेगा. वापस बात को रिपीट कर रहा हूं, फिर लिखेंगे. डेल्टा टी टाइम में कितनी कोलिजन होगी? एग्जैक्टली उतनी ही जितने मॉलिक्यूल्स इस सिलेंडर के अंदर. सही बात है? अब पूछो तो बता देना, है ना? चलिए, तो इस पैराग्राफ को फुल स्टॉप लगाकर नेक्स्ट लिखिए. ओके, लिखिए द मूविंग मॉलिक्यूल मेक कोलिजन. The moving molecule make collision with other molecules only when the moving molecule make collision with other molecules only when their center to center separation, only when their center to center separation becomes equal to d, small d, where d is the diameter of each gas molecule. Again full stop. Where d is the diameter of each gas molecule. Full stop. तो ये बात भी हमने समझी थी कि सेंटर टू सेंटर सेपरेशन जब भी d होगा कोलिजन होगा, पक्का होगा. चलिए अब लास्ट पैरा लिखिए. इफ कैपिटल N if n be the total number of molecules, if n be the total number of molecules in a cylinder of radius d and length in a cylinder of radius
डी, डायग्राम आप सभी ने बनाया हुआ है, ऑफ रेडियस डी एंड लेंथ वी डेल्टा टी, वी के ऊपर बार है, वी बार डेल्टा टी, देन, तो बात को समझें, पहले देख लें, वो जो देन करके लिख दिया है ना। अब देखिए हमने कहा इफ कैपिटल एन बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ सिलेंडर ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस डी एंड लेंथ दिस, देन एन इक्वल टू और मैं आपको कहूंगा इसमें इसको अंडरलाइन कर देना, लिखिए देन एन इक्वल टू तो कैपिटल एन एक नंबर है, नंबर यूनिटलेस हुआ करते हैं। आपसे कहें मॉलिक्यूल्स का नंबर कितना है ना, जैसे आपसे कहें कि इस रूम में कितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो आप भाई काउंट नहीं करना है, वो एक नंबर ही होगा ना, वो एक नंबर होगा, नंबर यूनिटलेस होता है। कोई आप ऐसे थोड़े कहेंगे मीटर, है ना, कितने ह्यूमन बीइंग्स है वो तो क्वेश्चन ही पूछ लिया, आप नंबर बताएंगे कितने हैं। तो हम कह रहे हैं इस सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक प्योर नंबर होगा यूनिटलेस। उसमें आप देखें तो ये पूरा ब्रैकेट एक वॉल्यूम है इन मीटर क्यूब, और ये है नंबर डेंसिटी 1 मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब नंबर आ जाएगा एक, दैट्स इट। हाँ वॉल्यूम समझ में आ रहा है ना सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच जो फॉर्मूला होता है उसको हमने यूज लिया है, रेडियस डी है, लेंथ इसकी वी बार डेल्टा टी है। देखिए यूजिंग दिस, एक मिनट, ये जो इक्वेशन 2 के नीचे आपने एन लिखा है ना, कैपिटल एन, हाँ बिल्कुल सही है लिखा हुआ है, ये कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री पाथ्स, हाँ या ना, नंबर ऑफ फ्री पाथ्स, नंबर ऑफ फ्री पाथ्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ फ्री पाथ नंबर ऑफ कोलिजन के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ कोलिजन किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के इक्वल। अभी अभी यही तो कह रहा था कि इस चैम्बर में जितने मॉलिक्यूल हैं उतनी कोलिजन होगी, जितनी कोलिजन होगी उतने फ्री पाथ होंगे। आप ध्यान दें वहां पर भी हमने टाइम डेल्टा टी ही लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर भी उतना ही टाइम डेल्टा टी है, इसलिए वो कैपिटल एन और ये कैपिटल एन सेम है, टाइम सेम है इसलिए सेम है। स्पीड वहां भी वी बार लिखी थी आपने, यहाँ डायग्राम में भी क्या लिखा है वी बार। तो चेन समझ में आ रही है क्या, चेन वहां पर एवरेज करने के लिए आपने लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू कहां तक किया था लैम्डा एन, इसका मतलब कितने फ्री पाथ, कैपिटल एन फ्री पाथ, उसको डिवाइड किससे दिया था एन से, तो ये एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री पाथ्स, और जितने कोलिजन होते हैं उतने नंबर ऑफ फ्री पाथ होते हैं। और हमें यहाँ पर अच्छे से पता है इस चैम्बर में जितने मॉलिक्यूल होंगे उतनी कोलिजन होगी और उतने ही फ्री पाथ होंगे, तो ये वही नंबर है, ये वही नंबर है। लेट आपको कह दें 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 कोलिजन होगी और 1000 ही क्या हो जाएंगे फ्री पाथ। ओके लिखिए by using this value of n, by using this value of n capital N in equation 2, in equation 2, यहाँ स्पीड तो दिखाओ v bar, by using this value of capital N in equation 2 we get, equation 2 में LHS तो यही है और टॉपिक भी यही है, पता है ना, तो डेरिवेशन लेंथी नहीं है, बट इसका हर स्टेप जो आ रहा है ना वो बहुत सोच समझ के हमने लिखा है। ओके बताइए क्या करें, ठीक बात। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये एक्सप्रेशन आ रहा है 1/n पाई टी स्क्वायर, यही आ रहा है n पाई डी स्क्वायर। ओके इक्वेशन नंबर
बताइए 3 तो नहीं आया ना बीच में कुछ, इक्वेशन 3। अब आपको एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बता दूं, हो गया यहां तक, और ये टॉपिक एंड होगा। एक छोटा सा फैक्ट है, उसको यूज लेकर टॉपिक एंड होगा। आपको याद होगा हमने सिंपलिसिटी के लिए क्या कर लिया था, एक मॉलिक्यूल मोशन में है, बाकी सब रुके हुए हैं, ऐसा एज्यूम किया था। तो जब हमने ये एज्यूम कर लिया तो नंबर ऑफ कोलिजन्स थोड़ी रिड्यूस हो जाती है। जब नंबर ऑफ कोलिजन्स रिड्यूस हो जाती है तो फ्री पाथ बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोलिजन जल्दी जल्दी होगी तो आप खुद सोच सकते हैं फ्री पाथ छोटे छोटे होंगे, अगर कोलिजन कम होगी तो फ्री पाथ थोड़े बड़े हो जाते हैं। जब आप सभी मॉलिक्यूल्स के मोशन को कंसीडर करते हैं तो एक्सपेरिमेंट्स जो रिजल्ट देते हैं वो क्या कहते हैं, ये जो फ्री पाथ आया है इस फ्री पाथ की वैल्यू 1/√2 टाइम्स हो जाती है। कब, जब आप सभी मॉलिक्यूल्स का मोशन कंसीडर करते हैं। बट सभी मॉलिक्यूल्स का मोशन कंसीडर करके हम डेरिवेशन कर नहीं सकते, तो ये मेथड ट्रेडिशनल मेथड है। हम एक मॉलिक्यूल के मोशन को कंसीडर करते हैं और हम नंबर ऑफ कोलिजन्स, नंबर ऑफ फ्री पाथ पता कर लेते हैं स्मॉल n इनटू वॉल्यूम से। और जो इक्वेशन 2 है, जो डेफिनेशन से आया है, इक्वेशन 2 कहां से आया है, डेफिनेशन से, अर्थमेटिक मीन था ना, तो उसमें यहाँ कैपिटल N की वैल्यू पुट करते हैं, हमें एक एररफुल रिजल्ट मिल जाता है। इस एररफुल रिजल्ट में एक फैक्टर की कमी है और वो फैक्टर एक्सपेरिमेंट से जो पता लगा है, एक फैक्ट है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक फैक्ट है क्या, व्हेन वी कंसीडर मोशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स द मीन फ्री पाथ रिड्यूस्ड बाय द फैक्टर 1/√2 टाइम्स। 1/√2 से जैसे इसको प्रोडक्ट करेंगे ये 100% करेक्ट रिजल्ट देता है। तो इक्वेशन 3 तक तो आप लॉफुल तरीके से पहुंचते हैं। देन एक फैक्ट आपको लिखना है, लिखिए लिखिए लिखिए, when we consider motion of all the gas molecules, when we consider motion of all the gas molecules, then the actual mean free path, then the actual mean free path reduced by, then the actual mean free path reduced by 1/√2 times 1/√2 times, hence लैम्डा इक्वल टू, सिंबल वही रहेगा लैम्डा। अब लैम्डा इक्वल टू आपको क्या लिखना है, 1/√2 n पाई d स्क्वायर, और इस पर लगाएं स्टार। तो डेरिवेशन करने के लिए सिंपलिसिटी रहती है जब एक मॉलिक्यूल के मोशन को कंसीडर करते हैं। और एक बार वापस बता रहा हूं, ये हमारा मेथड नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। 7 o'clock हो गया क्या, नहीं हुआ ना, अभी टेस्ट नहीं ले रहा हूं, पहले इधर इसको देखो। इतनी मेहनत से जो आपको रिजल्ट मिला है, उस रिजल्ट से आपके दिमाग में कुछ मैच होता है क्या, देखिए। अगर आपने ऐसी गैस ली है जिसके मॉलिक्यूल का डायमीटर छोटा है, अगर आपने ऐसी गैस सेलेक्ट की है चैम्बर में जिसके मॉलिक्यूल्स कंपैरेटिवली स्मॉल साइज के हैं, डायमीटर छोटा है, तो आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, आप क्या सोचते हैं, कोलिजन्स ज्यादा होगी या कम होगी। अगर टाइनी मॉलिक्यूल्स हैं तो कोलिजन्स कंपैरेटिवली कम हो जाती है। जब कोलिजन्स कम हो जाती है तो फ्री पाथ बड़े हो जाते हैं। फॉर्मूला बता रहा है क्या ये, when d reduces lambda increases। अगर टाइनी होंगे मॉलिक्यूल्स, छोटे होंगे, मतलब d कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा।
अब इसका उल्टा सोचे, हमने चैम्बर में एक ऐसी गैस फिल कर दी है जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज काफी बड़ा है, तो कोलिजन्स जल्दी जल्दी होंगी, और कोलिजन्स जल्दी होंगे तो पाथ छोटे हो जाएंगे, फ्री पाथ छोटे हो जाएंगे ना, डी बड़ा होगा, तो रिजल्ट हमें यही बता रहा है। अब दूसरी बात, स्मॉल एन, दो ही वेरिएबल है यहाँ पर, पाई कांस्टेंट होता है, √2 कांस्टेंट होता है, स्मॉल एन क्या है, नंबर डेंसिटी। अब आपने एक चैम्बर में बहुत कम मॉलिक्यूल्स फिल किए हैं, स्मॉल एन कम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम कम है, अगर एन कम है तो कोलिजन्स कम होगी ना, कोलिजन्स कम होगी तो फ्री पाथ बड़े हो जाएंगे, फॉर्मूला यही बता रहा है। अब दूसरा, अगर उसी चैम्बर में आपने इस बार बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फिल कर दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है, अगर एन की वैल्यू ज्यादा है तो वही बात, अब कोलिजन्स ज्यादा होंगे, कोलिजन्स ज्यादा होने से फ्री पाथ शॉर्ट हो जाते हैं, तो फॉर्मूला हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। ट्रू, सही बात है। ओके, तो ये याद रह जाएगा। डेरिवेशन कैसे किया था, दो पार्ट में दिमाग में फिट कर देना, पहले इक्वेशन 2 डेफिनेशन से आता है, और इक्वेशन 2 का जो डिनोमिनेटर है कैपिटल एन, उस कैपिटल एन के लिए इस सिलेंडर में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वही होगा, और इस सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इतना रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को शौक होता है याद करने का, तो उनको याद ही हो जाए, और मैं ये कहता हूँ पहले अंडरस्टैंडिंग देन मेमोराइजिंग, टेंशन फ्री। हाँ, टाइम बताइए। बिल्कुल प्रॉपर टाइम है। आप क्यों जा रहे हो, और किसी के भी फोन आ रहा है क्या? तो आपने पहले से सेटिंग की होगी कि भाई कॉल कर देना मुझे, तो किसी को कहीं नहीं जाना है। हाँ भाई, तो ऑनलाइन वाली क्लास तो अभी मैं कर रहा हूँ ऑफ, घर से कौन है, एक दो स्टूडेंट हैं शायद, करण, बेतानी एंड यस, तो ये दोनों स्टूडेंट्स घर पर आराम से कर सकते हैं तो काम। आप भी सोच रहे होंगे मैं घर पे होता तो, ठीक है ना, तो करके घर से दोनों जो है वो भी अपना एक पेपर उठाएं और उस पर कैपिटल P इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर बार का फॉर्मूला फॉर्मुलेट करना स्टार्ट करें। आप लोग भी करें, पेपर निकाल लें, रजिस्टर बंद कर, थ्योरी पार्ट नहीं लिखना है, डायग्राम बनाना है, इक्वेशन सारे दिखाई देंगे। टेस्ट कोई स्टार्ट नहीं करेगा, अभी लिखना है ना, पेपर निकाल के उस पे अपना नाम लिखो, ऑफ कर देना ही है ना।